डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैन्योर्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैन्योर्स यानी खाद, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैन्योर्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैविंग कैपेसिटी टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म, बल्कि इन नेचर हैविंग लो एनालिटिकल वैल्यू, नो डेफिनेट कंपोजिशन and produced from plants and animal waste products। इसको आप हिंदी में भी इसी तरह से ही परिभाषित कर सकते हैं कि मैन्योर्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं, जो प्रकृति में स्थूल होते हैं और जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। इनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है और ये प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स से तैयार किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स का किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है? तो मैन्योर्स को मोटे मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स और गुआनो। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स वे होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है। इस तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर्स में फार्म यार्ड मैन्योर है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है। फार्म यार्ड मैन्योर को गोबर का खाद भी हिंदी में बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में गोबर का खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और गोबर गैस प्लांट से जो खाद उत्पन्न होता है वह भी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत ही आता है। तो इसको 5वां मैन्योर ऑफ गोबर गैस। प्लांट, इस तरह से ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, सांद्र जैविक खाद। सांद्र जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा है ज़्यादा होती है और इस कैटेगरी में ऑयल केक्स आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ स्लॉटर हाउस आते हैं और फिश प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑयल केक्स के अंतर्गत 2 तरह के ऑयल केक्स होते हैं, एक एडिबल और दूसरे नॉन एडिबल। एडिबल वे ऑयल केक्स हैं जिनको पशु खा सकते हैं और ये जनरली पशु आहार में काम में आते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल केक है। इसी तरह से सनफ्लावर का ऑयल केक है, ग्राउंडनट का ऑयल केक है, सीसेम का ऑयल केक है। ये पशु आहार के काम में आते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऑयल केक हैं जो नॉन एडिबल हैं, जैसे केस्टर केक है, नीम केक है, महुआ केक है, करंज केक है, सेफ्लावर केक है। ये पशु नहीं खाते हैं इनको और ये ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में बहुत अच्छी तरह से काम आते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। दूसरे, जहाँ पर पशु काटे जाते हैं, स्लॉटर हाउस हैं, वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बोन मिल, ब्लड मिल, हड्डियों का चूरा और ब्लड का चूरा, ब्लड का सूखा हुआ ब्लड, तो वह मैन्योर के रूप में काम में लिए जाते हैं। फिर तीसरा इसमें एग्जाम्पल है फिश प्रोडक्ट्स, मरी हुई मछलियां हैं, उनको भी मैन्योर के रूप में काम में ले सकते हैं और उनको फिश मील बोलते हैं। इनके अलावा तीसरी कैटेगरी है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर को लीफ मैन्योर भी बोलते हैं, लीफ मैन्योर। इस तरह के मैन्योर हैं वह 2 तरह की फसलों के होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स के भी होते हैं और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स के।
दलहनी फसल और अदलहनी फसल। दलहनी फसलों में विशेषकर ग्वार है, डेंचा है, सनई है, ये ग्रीन मैन्योरिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इसी तरह से अदलहनी फसलों में ज्वार है, बाजरा है, इसको भी खेत में मिलाया जा सकता है और वह ग्रीन मैन्योर का काम करता है। इसमें फोर्थ कैटेगरी में ग्वानो आते हैं। ग्वानो का मतलब ये होता है कि जो सी बर्ड्स हैं उनका एक्सक्रीटा और डेड बॉडी, वह भी बहुत अच्छा मैन्योर का रूप में काम आता है और ये भी मैन्योर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से मैन्योर्स को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स एंड ग्वानो। ये आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर्स। खाद का क्या महत्व है, खाद का क्या रोल है, ये सिग्निफिकेंस के रूप में भी आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्योर, यूजफुलनेस ऑफ मैन्योर, क्या लाभ हैं, किसी भी तरह से इस बात को पूछा जा सकता है। तो मैन्योर्स के क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि मैन्योर्स एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ फूड फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए ये भोजन का कार्य करते हैं। भोजन का किस तरह से कार्य करते हैं कि इनमें सभी तरह के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से इसको स्टोर हाउस ऑफ फूड हम बोल सकते हैं फॉर द प्लांट्स। दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि इट इम्प्रूव्स फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। ये मृदा की भौतिक दशा को सुधारते हैं। किस तरह से सुधारते हैं? मैन्योर्स हैं वह सड़ गलने के बाद में सॉइल में एग्रीगेट्स पैदा करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को आपस में जोड़ देते हैं और सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़ने की वजह से ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। और जब सॉइल में ग्रेन्यूल्स होते हैं तो इसमें एरेशन के लिए और पेनिट्रेशन के लिए जगह होती है, मतलब हवा का और पानी का आवागमन बड़ा आसानी से हो जाता है ग्रेन्यूल्स की वजह से। जब हवा और पानी का आवागमन जिस मृदा में अच्छी तरह से होता है, इसका मतलब उसकी भौतिक दशा बहुत अच्छी है और ग्रेन्यूल्स बनने की वजह से सॉइल में स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैन्योर हैं ये जमीन की भौतिक दशा को सुधारते हैं। फिर मैन्योर्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और बफरिंग कैपेसिटी, इन सब को बढ़ाते हैं मृदा में। मृदा में जब मैन्योर डालते हैं तो मैन्योर्स हैं गड़ सड़के और हुमस बनाते हैं और हुमस जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले पार्टिकल्स से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जिस सॉइल में मैन्योर डाला जाता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोक के रखने की क्षमता है, वह बढ़ जाती है। उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से क्ले कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए उत्तरदायी है, उसी तरह से हुमस पार्टिकल्स हैं, ये भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। जिस तरह से हुमस है वह वाटर को क्ले से कई गुना ज़्यादा रोक के रखने की क्षमता रखता है, उसी तरह से हुमस कैटायंस को काफ़ी मात्रा में साइट्स पर रखने की क्षमता रखता है। तो जिस मृदा में हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं तो उस मृदा की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो उस मृदा की उर्वरता ज़्यादा होती है। उसमें जो कैटायंस हैं वह निक्षालन के द्वारा, लीचिंग लॉसेज के द्वारा उनका नुकसान कम से कम होता है और इस तरह से मृदा उर्वर बनी रहती है। इसी तरह से बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बफरिंग कैपेसिटी किसी भी मृदा में कोई पदार्थ डालने पर उसके पीएच में ज़्यादा अंतर न होना बफरिंग कैपेसिटी कहलाता है। तो जैसे एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स हैं या
अल्कली फर्टिलाइजर्स हैं उनके डालने से मृदा की पीएच है, जिस मृदा में बफरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी उसका पीएच चेंज नहीं हो पाएगी। तो ये रेजिस्ट करती है मृदा पीएच चेंज करने में, उस गुण को बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो मैन्योर डालने से सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह से मैन्योर है मृदा को गहरा भूरा रंग या काला रंग प्रदान करता है, और जो मृदा में भूरा रंग या काला रंग होता है उसकी वजह से मृदा है वह सोलर हीट है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है और सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉइल गर्म हो जाती है। मैन्योर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के भोजन का भी कार्य करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं। और सॉइल में जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहेंगे उतने ही उसकी न्यूट्रिएंट रिलीज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट फिक्सेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि राइजोबियम है, बैक्टीरिया है, वह वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है और पौधे इस नाइट्रोजन को हवा से नहीं ले सकते हैं, परंतु इस बैक्टीरिया में वह क्षमता रहती है कि ये वातावरण की नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है और उसको फिक्स करके पौधों को उपलब्ध करवा देता है। तो इस तरह के जो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं जो मृदा में उपलब्ध फास्फोरस, मृदा में कुल फास्फोरस होता है उसको उपलब्ध फास्फोरस में बदल देते हैं, तो फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में बढ़ा देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनका भोजन है ये ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। और ऑर्गेनिक मैन्योर होने से मृदा में इनकी संख्या है वह काफ़ी संख्या में बढ़ जाती है और इससे पौधों को फायदा मिलता है। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर है वह सॉइल मॉइस्चर को संरक्षित करता है। जैसे मल्च के रूप में हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाता है वैसे ही एक लेयर मृदा की सतह के ऊपर बना लेता है और पानी की वाष्पन से होने वाली हानि को रोक देता है। इसी तरह से लेयर बनाने की वजह से सर्दी के मौसम में ये टेम्परेचर को घटने नहीं देता है और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है। इस तरह से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ऊपर भी आपको बताया है कि डार्क कलर की वजह से भी मृदा का टेम्परेचर बढ़ता है, मेंटेन भी होता है। और गर्मी में ऑर्गेनिक मैन्योर से टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है जितना बढ़ना चाहिए और फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और ये धीरे धीरे पोषक तत्वों को रिलीज करता है, तो पोषक तत्वों का नुकसान नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक मैन्योर की वजह से। पोषक तत्व है इसमें बंधे हुए रहते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। फिर जैसे ही ऑर्गेनिक मैन्योर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये सॉइल की पीएच को कम करते हैं धीरे धीरे, और कम करने की वजह से न्यूट्रिएंट विशेषकर जो अल्कली सॉइल्स हैं उनमें पीएच कम होने की वजह से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैन्योर्स की न सिर्फ पोषक तत्वों की उपलब्धता में बल्कि फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव करने की स्थिति में भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ाने की स्थिति में भी, मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों की तीनों मृदा की जो गुण धर्म है वह प्रभावित होते हैं और तीनों गुण धर्मों में ऑर्गेनिक मैन्योर है वह सुधार करता है। अब ऑर्गेनिक मैन्योर्स को किस तरह से तैयार किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से ऑर्गेनिक मैन्योर बल्कि और कंसंट्रेटेड होते हैं। हालांकि ग्रीन मैन्योर और गुआनो को भी ऑर्गेनिक मैन्योर में
गिना जाता है, परंतु ज़्यादा से पॉपुलैरिटी है ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की है। तो इन दोनों तरह के मैन्योर को किस तरह से तैयार किया जाता है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, परंतु इसमें सबसे पहले बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर मैं लेता हूँ। और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर का खाद, चूँकि हमारे देश में गोबर का खाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका महत्व सबसे ज़्यादा है गोबर के खाद का। तो गोबर के खाद को बनाने की विधि आपको बताई जाएगी। आजकल गांव में गोबर का खाद जिस हिसाब से बनाया जाता है उससे बहुत सारे पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है। सही मायने में वह गोबर का खाद तैयार करने का सही तरीका नहीं है। इसलिए हमारे को किसानों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है कि किस तरह से गोबर का खाद बनाया जाए जिससे कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वह आपको बताया जाएगा। परंतु उससे पहले गोबर का खाद होता क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो फार्म यार्ड मैन्योर इज ए वेल डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा ऑफ फार्म एनिमल्स अलॉन्ग विथ लिटर एंड लेफ्ट ओवर मेटीरियल फ्रॉम फोडर फेड टू द एनिमल्स। ये गोबर का खाद है, यानी गोबर का खाद है वह सॉलिड और लिक्विड उत्सर्जन है, किनका, फार्म एनिमल्स का। उसके साथ साथ इसमें बिछावन भी मिली हुई है और इसमें जो चारा है वो पशु छोड़ देता है, चारा जो बचा हुआ चारा है वह भी मिला हुआ रहता है। इन सब मिश्रण को अच्छी तरह से गला के सड़ा के और जो खाद तैयार होता है वही गोबर का खाद है। अब इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से अवयव हैं, तो जैसा कि परिभाषा से ही साफ है कि सबसे पहला अवयव है गोबर, दूसरा अवयव है पशुमूत्र, तीसरा अवयव है बिछावन जो पशु के नीचे बिछाई जाती है, उसमें मिट्टी भी हो सकती है, उसमें पत्तियां भी हो सकती हैं, उसमें घास भी हो सकती है, उसमें जो प्लांट प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो सकता है जिस पर आराम से पशु बैठ जाए, और जो चारा खाने के बाद में पशुओं की बच जाता है वह भी बचा हुआ चारा भी इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अवयव हैं। अब इसमें पोषक तत्वों की मात्रा है, इसका कंपोजिशन है, वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहला कारक है एज एंड कंडीशन ऑफ एनिमल। सही मायने में पहला तो यही है कि कौन सा एनिमल का इसमें गोबर काम में लिया जा रहा है। अलग अलग पशुओं के गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा अलग होती है। जैसे गाय भैंस का गोबर है, घोड़े का गोबर है, बकरी की मेंगनी है, भेड़ की मेंगनी है, इसी तरह से मुर्गी का खाद है। तो मुर्गी के खाद में तो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, भेड़ और बकरी के खाद में भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। गाय और भैंस के गोबर में इनके कंपैरिजन में कम पोषक तत्व होते हैं। तो किस तरह के पशु का गोबर है, सबसे पहले तो ये बात आ गई। फिर उस पशु की उम्र क्या है, उस पशु की क्या स्थिति है। जैसे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, छोटी एज है, तो उनमें कोई भी चारा खाते हैं तो उनमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो बछड़ियाँ हैं या कम आयु के पशु हैं, उनके गोबर में पोषक तत्व कम होते हैं। ज़्यादा आयु के पशु हैं वह पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता उतनी नहीं रखते हैं, तो उसके गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो दुधारू पशु है उसमें पोषक तत्व अवशोषण ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे दूध निर्माण करता है, तो उस पशु के गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी। बैल वगैरह है उसमें उसके गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी।
तो ये डिपेंड करता है कि पशु किस प्रकार का है, उसकी क्या उम्र है और उसको किस काम में लिया जा रहा है। दूसरा है काइंड ऑफ फूड फॉर द एनिमल, पशु को किस तरह का चारा दिया जा रहा है। मान लो कोई पशु है उसमें कंसंट्रेट ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो चूंकि कंसंट्रेट्स में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है तो उसके गोबर में भी पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ लिटर, बिछावन किस तरह का काम में लिया जा रहा है, बिछावन में मिट्टी है या पत्तियां हैं या लकड़ी का बुरादा है या घास है, तो ये जो घास है, लकड़ी का बुरादा है या पत्तियां हैं, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होने की वजह से किस तरह की बिछावन काम में ली जा रही है, उसके आधार पर भी इसका FIM का कंपोजिशन है वह निर्भर करेगा। फिर मैनर ऑफ स्टोरेज, किस तरह से उसका संग्रहण किया जा रहा है। हो सकता है फर्श पक्का हो, ऐसी स्थिति में पशुओं का मूत्र पूरी रूप में आ रहा है उसमें, और पशुओं के मूत्र में गोबर की अपेक्षा ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो ऐसी स्थिति में FIM में भी ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। यदि गड्ढे में तैयार किया जा रहा है, किस स्टोरेज उसका सही ढंग से है, गड्ढे में तैयार किया जा रहा है तो धूप उसमें कम लगेगी, नाइट्रोजन का हार्स है वह कम से कम होगा और इस तरह से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो किस तरह से उसका संग्रहित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। औसतन गोबर के खाद में, सड़े हुए गोबर के खाद में जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसमें 0.5 से 1.5% नत्रजन होती है, 0.4 से 0.8% P2O5 होता है और 0.5 से 1.9% K2O होता है, पोटास। तो इस तरह से ये औसत मात्रा होती है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दिया, कंपोजिशन बता दिया। अब अगले लेक्चर में आपको किस तरह से गोबर का खाद उन्नत विधि से तैयार किया जाएगा वह बताया जाएगा। धन्यवाद।